हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा के तमाम खबरों के लिए जल्दी आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए हम लेकर आए हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 22 जिलों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जींद से राजू मोर और पानीपत से अर्चना गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। रेवाड़ी में आधा दर्जन नेताओं को पछाड़ते हुए हुकुम सिंह ने बाजी मारी है। हुकुम सिंह को रेवाड़ी से बीजेपी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरामबाला से राजेश बतोरा, करनाल से योगेंद्र राणा, सिरसा से आदित्य देवीलाल, यमुनानगर से राजेश खापड़ा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल से अशोक ढांड, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, झज्जर से विक्रम काद्यान, भिवानी से शंकर धूपड़, दादरी से सत्येंद्र परमार, रोहतक से अजय बंसल, नूंह से नरेंद्र पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पलवल से चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद से गोपाल शर्मा, महेंद्रगढ़ से राकेश शर्मा, गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़, पंचकुला से अजय शर्मा, हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह और फतेहाबाद से बलदेव गिरोहा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 के चलते सभी तरह की सुरक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र में आने से पहले सभी सदस्यों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। इस बार एक सीट पर सिर्फ एक ही सदस्य के बैठने का इंतजाम है, जिसके चलते दर्शक दीर्घा में भी इस बार सदस्यों को बिठाया जाएगा। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सदन में कई तरह के बदलाव हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव होंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेता कुछ भी बयानबाजी करते हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार में ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। SYL मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। शेखावत ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से बैठक होगी, उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव पर सियासत तेज हो गई है। नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रभारी एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा हल्के के 3 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा हल्के में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए बड़ौदा हल्के में बीजेपी का किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है और बीजेपी की एक तरफा जीत होगी, ऐसा भी दावा किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। SYL को लेकर हुई बैठक पर दीपेंद्र ने कहा कि मीटिंग हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 साल पहले आ गया। उसके बाद सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे राजनीतिक दबाव पंजाब पर पड़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाया जा सके। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 6 साल में वहां कोई विकास का काम हुआ ही नहीं, जिससे वहां की जनता त्रस्त है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कुलपतियों और शिक्षाविदों को आह्वान किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी और त्वरित गति से लागू करने में पहल करें, जिससे देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बदलाव के साथ युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तीव्र लाभों की और शिक्षा के प्रचार प्रसार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा में शिक्षा से संबंधित सभी ढांचागत सुविधाएं पहले से सुदृढ़ हैं।
प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। करनाल में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। जिले में एक दिन में कोरोना के 77 नए केस सामने आए और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। करनाल में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जिले में 1736 पॉजिटिव मामले अब तक आ चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 500 एक्टिव केस हैं। 1219 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 17 मरीजों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुटे हुए हैं। झज्जर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। जिले भर में करीब 39,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इसमें से 1001 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, लेकिन राहत की बात है कि 90% से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। 903 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 84 संक्रमितों का फिलहाल उपचार चल रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण से 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल अनलॉक के नियम लागू हैं। सारी व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ चुकी है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए सरकार ने चेहरे पर मास्क को अनिवार्य कर रखा है। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। युवाओं में कोविड-19 के बढ़ते केस के कारण चौदस और अमावस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसडीएम सोनू राम के आदेशानुसार शहर बंद रहा और सरस्वती तीर्थ के आसपास श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जुलाना में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत जुलाना में कई लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। निगम ने इन लोगों के खिलाफ जुर्माना किया है और 17 लोगों से रिकवरी भी की है। साथ ही बाकी लोगों से भी रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुटे हुए हैं। टोहाना में लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। आज इस मामले में उस शख्स के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इस मौके पर परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि पुलिस 174 के तहत विभागीय कार्रवाई कर रही है, जबकि ये विभाग की लापरवाही का परिणाम है। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले में संबंधित विभाग से लेकर जांच के कार्य को करे, जिससे मृतक को इंसाफ मिल सके। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारी बिजली बोर्ड के प्रांगण से लेकर पुराने बस अड्डे तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कर्मचारियों ने मांग की है कि निजीकरण को बंद किया जाए, नहीं तो और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। सिरसा के अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने गांव अभोली में निसंतान दंपत्ति से रेस्क्यू कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में नवजात बच्ची की मां की संलिप्तता के साथ किडनैपिंग के एंगल को लेकर जांच की जा रही है। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास एक नवजात शिशु का शव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। मृत शिशु को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। इसके बाद वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। काफी पता लगाने की कोशिश की गई। इस बात का पता नहीं चला कि नवजात का शव सड़क किनारे कौन फेंक गया। प्रदेश में नशा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नशे को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं। बावजूद कोशिशों के नशे व्यापारी धड़ल्ले से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हिसार में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 क्विंटल 40 किलो गांजा सहित ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया।
जुलाना में पुलिस ने नेशनल हाईवे 352 पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 270 किलो गांजा पत्ती बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को भी धर दबोचा। आरोपियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक चले इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने कई अहम सफलताएं हासिल की। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद कर इसमें लिप्त बदमाशों और हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतक की अपराध शाखा पुलिस 2 को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम स्मैक, 1 लाख रुपए कैश और 2 कार बरामद की। पुलिस की माने तो जिले भर में हथियार तस्करी और अपराधियों से जुड़े तकरीबन 99 FIR दर्ज कर में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियान में 101 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 97 देसी कट्टे और पिस्टल बरामद किए गए हैं। पानीपत के बांध गांव में लूट का केस दर्ज कराने से खफा बदमाश बदला लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को गोली मारकर ढेर कर दिया। दोनों तरफ से तकरीबन 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली एक बदमाश के सिर के पार निकल गई, दूसरे के नाक के पास गोली लगने का निशान है। इसके बाद सरगना 2 साथियों संग कार से फरार हो गया। बता दें कि अपराधियों ने 14 अगस्त की देर रात कोहंड स्थित धर्म ढाबे पर पिस्टल के बल पर लूट की थी। अपराधियों ने धमकी दी थी कि पुलिस को शिकायत दी तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद थाना घरौंडा में केस दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर बदमाश बीती रात बदला लेने पानीपत पहुंचे थे। पानीपत से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव रजापुर में एक कलयुगी बेटे ने नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी 1 महीने पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से भागकर घर आ गया था। सोमवार दोपहर उसने मां से नशा करने के लिए पैसे मांगे, जिस पर दोनों के बीच आधे घंटे तक हाथापाई हुई। जब मां ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने तेज धार हथियार से मां के सिर पर 8 से 10 वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुट गई। रोहतक की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घूम रहे पशु उग्र होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल में आता दर्जन गांव में मारकंडा नदी के पानी ने तबाही मचा रखी है, जिससे लोग परेशान हैं। गांव काठवा में तो बरसाती नदी के जल से सैकड़ों एकड़ धान जलमग्न हो गई। किसानों का कहना है उनकी कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सरपंच अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रशासन ने मानसून से पहले दावा किया था कि इस बार जल कटाव नहीं होगा, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।